नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का ब्यौरा तो देते ही हैं, इसके अलावा पूरे हफ्ते बाजार की क्या चाल रही है, किन लेवल्स पर सेक्टर्स रहे हैं, इन सभी की जानकारी आपको देते हैं और इस आधार पर करवाते हैं अगले हफ्ते की तैयारी। जी हाँ, इस पूरे शो को अगर आप देखेंगे तो जब सोमवार को आप बाजार में उतरेंगे तो आपको आसानी होगी लेवल्स को पकड़ने में, अपनी बाजार की रणनीति बनाने में। और इन सब के बीच में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, आरबीआई रेट कट। जी हां, आज आरबीआई की पॉलिसी ने एक तरह से सरप्राइज दिया और इसके साथ ही अब उसका जो इम्पैक्ट था, जो बाजार ने सलामी दी, वो साफ तौर पर नजर आई और वो बाजार में साफ तौर पर आखिरी दम तक हमें देखने को मिली। तो आप बताएं, देखिए जो एक चार्ट हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से आरबीआई की दरों में कटौती और बाजार रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आज जो आरबीआई के बिग पॉइंट्स थे वो क्या थे। तो सबसे पहले ये था कि रेपो रेट में 0.5% की कटौती की गई और 3 पॉलिसी मिलाकर इस साल 1% की कटौती अब तक की जा चुकी है। आरबीआई का रेपो रेट 6% से घटकर अब 5.5% पर पहुंच गया है और सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 4% से घटाकर 3% करने का फैसला किया गया है। FY26 के लिए सीपीआई महंगाई का लक्ष्य 3.7% से और जीडीपी अनुमान 6.5% रखा गया है। आरबीआई ने पॉलिसी रुख को अकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल किया है। चलिए, तो ये थी जो है पॉलिसी से जुड़ी बातें और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज 2 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल लिमिटेड से गौरांग शाह सर हैं और हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं यस सिक्योरिटी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरांग सर, मैं बाजार पर राय लूं, लेकिन सबसे पहले तो बताइए, सरप्राइज लगा कैसा? 0.25% की आदत हो गई थी, लेकिन यहां पर तो बड़ा सरप्राइज दिया गया। कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और मेरे ख्याल से 2 बजूका, अगर बजूका नाम का शब्द इस्तेमाल करूं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ज्यादातर लोगों को 0.25 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की थी और माननीय गवर्नर साहब ने 50% की कटौती की, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। ये अपने आप में एक मेरे ख्याल से उपहार था हमारे लिए। उससे भी बेहतर उपहार जो हमको मिला आज माननीय गवर्नर के साहब के तरफ से वो है सीआरआर में 1% की कटौती किश्तों में होगी। और इसके कारण जो रुझान वित्तीय क्षेत्र में हमें देखा, चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, सभी में, और गोल्ड लोन कंपनीज को भी काफी बड़ी राहत मिली है प्रशांत भाई। जो 75 से 85% का नियम में ढील दी गई है और उनकी जो टिप्पणी थी वो भी बाजार ने काफी सकारात्मक रूप से ली है। तो शुक्रवार का दिन आखिर का हफ्ते का आखिरी दिन था, लेकिन एक अच्छा वीकेंड मनाने के लिए बेहतरीन उपहार हमें दिया गया है। बिल्कुल, तो अच्छा वीकेंड मनाने के लिए एक बेहतरीन उपहार गौरांग जी की राय में, और एक तरह से डबल बोनांजा कह लीजिए आज साफ तौर पर नजर आया। चलिए लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा बाजार के लेवल्स अपने दर्शकों को बता दूं। तो निफ्टी देखिए 250 अंकों से ज्यादा मजबूत होकर 25,000 का एक बार फिर से जो अहम लेवल है उसमें टिकने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की तेजी देखने लायक थी, 800 अंकों से ज्यादा की तेजी, 56,600 के आसपास क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी में। अगर हम बात करें मिड कैप शेयरों की, ब्रॉडर मार्केट की, तो यहां देखिए लगभग 1.25% का उछाल हमें निफ्टी मिड कैप में देखने को मिला और स्मॉल कैप में भी हरे निशान में ही कारोबार हुआ और यहां लगभग 1% की तेजी हमें देखने को मिली। अब जरा हफ्ते का पूरा बाजार आपके सामने लेकर आते हैं मार्केट दिस वीक। निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि निफ्टी जो है इस हफ्ते खास तौर पे 1%
जो है वो उछाल के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 1.5% का उछाल हमें देखने को मिला। इसके अलावा मिड कैप में लगभग 3% का रिटर्न दिया, तो निफ्टी स्मॉल कैप ने लगभग 4% का रिटर्न यहां पर दिया। सेक्टर वाइज कुछ अहम सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए तमाम सेक्टर्स का आईटी देखिए एक तरह से फ्लैट रहा, और जाहिर सी बात है ग्लोबल संकेत उसकी एक बहुत बड़ी वजह रहे। निफ्टी एफएमसीजी अगर हम देखें तो 1% का पॉजिटिव रिटर्न। निफ्टी रियल्टी जो है वो सेक्टोरल गेनर कहा जाएगा, लगभग 9.5% के साथ ये टॉप गेनर बना, और निफ्टी एनर्जी जो है वहां पर भी फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आया। तो ये था पूरे हफ्ते के बाजार का ब्यौरा। अब लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए इस पूरे बाजार को आप कैसे देखते हैं अगले हफ्ते जब लोग उतरें और अपने ट्रेडिंग या अपनी रणनीति को बाजार में आगे लेकर जाएं, तो उन्हें क्या सलाह होगी? नमस्कार प्रशांत जी, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जहाँ तक कि हम लेवल्स की बात करें तो मार्केट अभी भी अपने जो ऊपरी स्तर है वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। और जिस तरीके से हमें 24,500 के लेवल से रिबाउंड देखने को मिला, वहाँ से निफ्टी के जो प्राइस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव नज़र आ रहे हैं। जो अपकमिंग ब्रेकआउट है वो 25,120 के ऊपर मिलेगा। वहां से अगर निफ्टी निकलता है तो देन 25,300 से लेकर 25,500 के लेवल्स हम देख पाएंगे। हमने पिछले हफ्ते भी इसी शो में बात करी थी कि अगर मार्केट 24,400 से लेकर 24,500 के लेवल के ऊपर को डिफेंड कर लेता है तो हमें अच्छे खासी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और वैसे ही हमें इस हफ्ते को देखने को मिला है। आज जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन हुआ है उससे लगता है कि आने वाले समय में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 25,120 के ऊपर, और वहां से फिर निफ्टी 25,300 से लेकर 25,500 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, वहां पे क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है फॉल एंड फ्लैग पैटर्न से, और 56,000 के 100 के लेवल्स निकाल चुका है बैंक निफ्टी। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जो तेजी है वो वन साइडेड जैसी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक कूल ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा और शायद हमें बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। लेकिन अगर 56,100 के लेवल को डिफेंड करता है जो कि उसका पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। देन आफ्टर अगर रिबाउंड देखने को मिलेगा देन हमें बैंक निफ्टी में 58,000 तक के भी लेवल्स हम देख पाएंगे। वहीं पर अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, वहां पे बैक टू बैक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। 20 डीएमए रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें अच्छा खासा करेक्टिव मूव इंडिया विक्स में देखने को मिला है। अभी वो अपने 200 डीएमए लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि हमारे मार्केट में आने वाले समय भी स्टेबिलिटी दिखाई देगी। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो दोनों इंडेक्स में बुलिश साइड का दिखाई दे रहा है। अभी जो सेक्टोरियल इंडाइसेस है हमारे हिसाब से निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल और निफ्टी मेटल्स, यहाँ पर आने वाले समय में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। राय आपको सेक्टर्स पर भी राय दे दी गई। चलिए लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल चूंकि इंट्राडे ट्रेडर ने हमसे पूछा है, इंट्राडे करते हैं वो, तो मुझे आपके पास ही आना होगा। अब्दुल नाम है इनका, और इनका सवाल बजाज ऑटो पे है। 300 शेयर हैं इनके पास, 6,649 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। तो बजाज ऑटो पे आप बताइए, यूट्यूब के जरिए इन्होंने अपना सवाल पूछा है, और बताइए क्या करना चाहिए इनको। जैसा कि आपने बताया, इनका जो रुझान है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से है। सो ओवरऑल ट्रेंड तो यहाँ पर बुलिश साइड का नजर आ रहा है। मुझे लगता है 8400 के स्टॉप लॉस के साथ ये अपने जो ट्रेड है उसको कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। आने वाले समय में हमें यहाँ पे 9,000 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। वो एक अगला अहम लेवल होगा जहाँ पे हमें रिविजिट करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया इंट्राडे ट्रेडर है तो 9,000 पर ही अपनी बुकिंग कर सकते हैं। का लक्ष्य जैसे ही आए वहां पर आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए इन सब के बीच में बढ़ते हैं आगे, और अनिल कुमार का सवाल लेते हैं। गौरांग सर, मैं आपके पास आऊंगा। ल्यूपिन के इनके पास 350 शेयर हैं, 2092 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि कितना समय दूं कि इस स्टॉक में फायदे में आऊं। 2092 का खरीदी है। प्रशांत भाई देखिए, पहले तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में लुपिन आज से कुछ समय पहले एक ऐसा स्टॉक था जो एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर था। और
बहुत ही बेहतरीन बदलाव होने के पश्चात नतीजों में हमने इसको ऊपर की तरफ आते हुए देखा है। आ, पहले तो देखिए, अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी कंपनी और सक्षम कंपनियों में निवेश करना चाहिए और उसी तरह के आधार पर समय सीमा भी आपको पर्याप्त देनी चाहिए। मुझे याद नहीं आ रहा है प्रशांत भाई, हमारी कवरेज है कि नहीं रिसर्च टीम की तरफ से, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि नतीजों के आधार पर एक अच्छा परिवर्तन हुआ है और इनका जो कारोबार अमेरिका में पहले हुआ करता था निचले स्तर पर, वहां पर इनको बहुत ही बड़ा सहारा मिला है। आय में और शुद्ध मुनाफे में काफी बड़ा योगदान अब आने लगा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अभय का सवाल लेते हैं और अभय का सवाल वरुण बेवरेजेस पे है। वीबीएल पे राय जानना चाहते हैं लक्ष्मीकांत जी। 180 शेयर हैं और 554 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। समय सीमा की कमी नहीं है, ये कह रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पे एवरेज भी किया जा सकता है या किसी डिप में खरीदारी की जा सकती है? देखिए, काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। पिछले कई सत्र से ये जो स्टॉक है अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा था। हालांकि प्राइजेस अभी भी नीचे ही हैं, बट एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड का एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 495 से लेकर 500 जोन। तो मुझे लगता है कि वहां पे ही एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर बीबीएल 500 के लेवल्स के ऊपर एक वीकली क्लोज देता है, देन आफ्टर ये इसका जो पुल बैक है वो आगे की तरफ बढ़त बनाएगा और हमें फिर यहाँ से 525 से लेकर 530 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि करंट लेवल पे एवरेजिंग करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार 500 लेवल के ऊपर एक बार वीकली क्लोज होता है, देन आफ्टर ये फर्दर ऐड करके चल सकते हैं और वहां से फिर 530 और फिर जो नेक्स्ट लेवल है 550 तक का, वहां तक वेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये जो स्टॉक है अपने 20 डीएमए लेवल के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो अभी तो एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। बट 500 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर ये फर्दर बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर के लक्ष्य आएंगे और 500 के ऊपर के लक्ष्य अगर नजर आते हैं तब वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल संजीव भट्टाचार्य का है। बीएसई लिमिटेड पे गौरांग सर इन्होंने खरीदारी की हुई है और 450 इनकी खरीदारी का स्तर है बीएसई लिमिटेड में। बताइए क्या करना चाहिए? अच्छे खासे मुनाफे में है और पूछ रहे हैं कि अब मुनाफा बांध लूं या अभी भी बने रहना चाहिए। देखिए, पहले तो एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा इसके पहले जो आपने प्रश्न पूछा लुपिन के ऊपर, तो स्पष्टीकरण यह है कि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से लुपिन में लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय है, तो ये स्पष्टीकरण देना था। अब आते हैं भारतीय शेयर बाजार क्षेत्र पर, यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स। पहले तो इनका जो निवेश है बीएसई में मेरे ख्याल से काबिले तारीफ है और इनको जो शेयर में विभाजन हुआ था उसका भी लाभ मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्होंने अपने शेयर की संख्या और शेयर के दाम को उसी प्रकार से एडजस्ट किया होगा। अब 450 की खरीद और मौजूदा स्तर विभाजन होने के बाद भी प्रशांत भाई एक नए शिखर पर बीएसई लिमिटेड का शेयर खड़ा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारतीय शेयर बाजार का जो क्षेत्र है और उससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं और जो भविष्य है वो यहाँ से काफी प्रबल, मजबूत और सकारात्मक है। सीधे सीधे तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा बीएसई लिमिटेड पर, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से इस पर खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन क्षेत्र अच्छा लगता है प्रशांत भाई। और इस क्षेत्र से एक कंपनी जहां पर हमारी रिसर्च टीम की कवरेज है वो है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। और मैं हमारा आकलन ये कहता है कि आने वाले 3-5 साल या उससे लंबी अवधि के लिए भारतीय शेयर बाजार जो है वो सकारात्मक रुझान लेकर के आएगा। और अगर भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक रुझान लेकर के आता है तो उससे जुड़ी सक्षम मजबूत कंपनियां भी उसी प्रकार से रुझान देगी। और एक यहाँ पर ट्रिगर यह है प्रशांत भाई कि काफी समय से हमने बाजार में बातें सुनी है एनएससी के आईपीओ को लेकर के, तो ये भी एक टेलविंड पॉजिटिव है इस क्षेत्र के लिए। ये है तमाम राय आपको मिलती हुई और फिलहाल नजरिया इस क्षेत्र पर बुलिश नजर आता हुआ। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं और इनका नाम है कलिता। एचसीएल टेक पर लक्ष्मीकांत जी राय जानना चाहती हैं। ये 1647 की इनकी बाइंग है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पर राय जानना चाहती हैं। ठीक है, एचसीएल टेक के जो शेयर्स हैं अभी भी अपने रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ आने में तो काफी टाइम लगेगा इस स्टॉक में।
और जो मेजर अपसाइड का मूव है वो मुझे लगता है 1735 1750 के ऊपर ही आएगा। जब तक वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग उसके ऊपर नहीं दिखाई देती है, तब तक यहाँ पर एक रेंज बाउंड का मूव बना रह सकता है। हालांकि निचले स्तर पर 1570 का 1570 का एक सपोर्ट भी है, बट मुझे लगता है कि ये एक बार 1570 के सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है। वहां पर अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन होता है, देन आफ्टर हमें एक बार रिविजिट करना पड़ेगा और फिर से सारे प्राइजेस को रिकंसिडर करने के बाद देखने के बाद ही हम वहां पर कोई उपयुक्त सलाह दे पाएंगे। हालांकि जब तक ये स्टॉक 1735 के नीचे रहता है, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। ये है राय आपको मिलती हुई HCL टेक पर। शिवम का सवाल लेते हैं वडोदरा गुजरात से, और इन्होंने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर राय जाननी चाहिए गौरांग सर। 265 का भाव इन्होंने खरीदा हुआ है, 200 शेयर इनके पास हैं, नुकसान में है, लेकिन अभी भी बने रहना चाहते हैं इस स्टॉक में। आपकी क्या राय होगी? देखिए, पहले तो कंपनी अच्छी है, मात्र एक दुविधा यह है प्रशांत भाई के खरीद का भाव ऊपरी स्तर पर है। हमारी रिसर्च टीम जो है, फंडामेंटल रिसर्च टीम, उनके तरफ से इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी की राय है। दो तीन चीज सकारात्मक यहाँ पर यह है कि आने वाले भविष्य में जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के एक नई मुहिम शुरू होगी, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो उत्पादन करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया जैसी कंपनियों की आपको सुविधा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ढांचा बनाती है उस उत्पादन को लेकर के ग्रीन हाइड्रोजन के। बाकी अलावा आप देखने जाए तो इनका जो कामकाज है, ऑर्डर बुक काफी सक्षम और अच्छी है। अगर ये 200 के आसपास आता है, अगर करेक्शन बाजार में आता है या 200 के आसपास आता है, इनके पास अगर निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए, तो थोड़ा बहुत उस स्तर के आसपास एवरेज कर सकते। इनको मौका मिला था, हालांकि ये भी कहना चाहूंगा प्रशांत भाई, क्योंकि 170 175 के भी स्तर देखे थे इंजीनियर्स इंडिया में जब वो मंदी का दौर चल रहा था शेयर बाजार में। लेकिन कंपनी अच्छी है, सक्षम है, और हमारी रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की रहा है इंजीनियर्स इंडिया। तो यहाँ पर नजरिया बुलिश और बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। तो लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, बताइए VIP पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? इस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पिक पर सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो PFC का है। काफी लंबे समय बाद यहाँ पर हमें एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है, और ऊपरी स्तर पे जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी उसको भी यहाँ पर, उसके ऊपर भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पर स्टॉक्स में अब एक तेजी का रुझान नजर आ रहा है, तो हमें लगता है कि PFC को बाय चलना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 440 रुपीज के, और हमें 402 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा जो रिकमेंडेशन हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा इंडिया मार्ट का। सो यहाँ पर जो इनिशियल लेवल पे हमें बाइंग देखने को मिली है इंडिया मार्ट पे, और अभी भी स्टॉक आज फिर से इसने अपने 200 DMA लेवल को रिक्लेम किया है। RSI ऊपर की तरफ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं MACD में बुलिश क्रॉसओवर भी आता दिखाई दे रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पे नजर आ रहा है, तो हमें लगता है कि इंडिया मार्ट में भी खरीदारी करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारे जो टारगेट है वो आ रहे हैं 2700 के, और हमें 2290 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। चलिए, गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? तो प्रशांत भाई, विकल्प बताने से पहले एक डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। ये जो भी राय हम आपके लिए आपके सामने रख रहे हैं, ये हमारे रिसर्च टीम की राय है। इसमें ना ही हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश है, या फिर कोई वित्तीय लाभ है, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब विकल्प के रूप में जो शेयरों का चयन किया है, एक है छोटी मझौली कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी KEC इंटरनेशनल, लंबी अवधि के लिए करीबन अनुमानित 1000 रुपए के लक्ष्यांक है। और दूसरी कंपनी है SBI लाइफ। यहाँ पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है SBI लाइफ पर, और अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 2050 के आसपास। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर। तो SBI लाइफ और KEC इंटरनेशनल ये पसंद आता हुआ गौरांग सर को, और PFC और इंडिया मार्ट पसंद आता हुआ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी को। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय के साथ ही निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, बाजार पर रणनीति बताने के लिए। चलिए,
आज अगले हफ्ते की तैयारी इस शो में इतना ही, लेकिन अपने सवाल आप हमें YouTube पर पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में। हम सोमवार को उन सवालों का जवाब देंगे। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।